गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। प्री सेंसिंग का मेथड हम देख रहे हैं। इसमें और जो टेक्निक है आगे भी वो बता रहे हैं। इससे पहले एक दो बात और कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई इंडिया में हमारे यहाँ एक परंपरा है कि आमने सामने कोई मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं, या और कोई शब्द जैसे गुजरात में जय श्री कृष्ण ज़्यादा चलता है, कहीं राम राम बोलते हैं वगैरह वगैरह। उसमें एक आता है हरिओम। कई लोग आमने सामने बोलते हैं, मैं मिलते हैं तो हरिओम बोलते हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि तावड़िया जी ने ना बोला था कि हरिओम नहीं बोलने का। अब हमको आश्चर्य होगा कि भाई हरिओम तो भगवान का नाम है, क्यों नहीं बोलने का। तो इसमें बात ये है कि जो इसमें हरि शब्द में जो एच जो है, तो आज का जो युग है, तावड़िया जी के पास एक बहुत बड़ा साइंस था वाइब्रेशंस का। वो अपने उनके अंदर ही ये प्री सेंसिंग था कि हर चीज़ को वो के वाइब्रेशंस वो माप लेते थे। तो इस जमाने के लिए ये जो दो शब्द है द और ह, द शब्द जो है वो जैसे इंग्लिश में एस लिखते हैं उस तरह का द, या फिर कर्क राशि में जो आता है द और ह, तो उसके वाइब्रेशन जो है वो इस जमाने के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए तावड़िया जी हमेशा ये द या ह शब्द का जहाँ शुरुआत होती है वो ना कहते थे कि उससे कोई चीज़ शुरू हो, ऐसा नाम नहीं करना। इवन कि कोई बच्चे का जन्म कर्क राशि में होता है तो कर्क राशि में द और ह आता है, तो हो सके तो ये कर्क राशि के ऊपर उसका नाम नहीं रखना चाहिए, दूसरी राशि के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इसका वाइब्रेशन जो है वो सूटेबल नहीं है इस ज़माने के लिए। अब ये तो वो खुद वो ही जानते थे इतनी, क्योंकि उनकी इतनी सेंसिटिविटी थी तो ये सब समझते थे। तो एक बात ये हमें ध्यान में रखनी है, तो हरिओम बोलने की ज़रूरत नहीं है, नमस्ते नमस्कार वगैरह हम बोल सकते हैं। और उसके साथ में भी एक और इंटरेस्टिंग बात जो कई हैं ग्रुप में, वैसे बहुत सारे लोगों को पता है पर कई लोगों नए लोगों को पता नहीं होगा, तो उनके एक बेनिफिट के लिए एक और बात बता दूं कि तावड़िया जी ने कहा था कि जो डेट होती है इसमें 3, 9, 12 एंड 21, 3, 9, 12 और 21 तारीख जब आती है कैलेंडर में और उस दिन मंगल या गुरुवार होता है तो वो बेस्ट डे कहलाता है। उसके लिए आपको कोई मुहूर्त देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 3, 9, 12, 21 के इन तारीखों के अंदर मंगल या गुरुवार आना चाहिए, तो वो सबसे अच्छा दिन होता है, क्योंकि उस दिन के अंदर वाइब्रेशन बहुत होते हैं। अभी ये तीनों आप चारों डेट को देखेंगे, 3, फिर 9, फिर 12 और 21, तो चारों के अंदर एक बेस जो है वो 3 है। 9 के अंदर भी बेस 3 है, 12 के अंदर भी बेस 3 है और 21 के अंदर भी बेस 3 है। और 3 जो है वो हम जानते हैं लॉ ऑफ 3, तो जो एक ट्रायंगल बनता है तो सारी चीज़ें जो सर्जन हुआ तो वो 3 के इसमें हुआ। जैसे कि भाई हमारे यहाँ भगवान जो है उनका 3 स्वरूप है, 3 लोक है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो 3 से बन होती है। तो ये 3 जो है वो सृष्टि के अंदर फंडामेंटल फिगर है, तो इसीलिए ये एक मंगल और गुरु 3, 9, 12 और 21 के अंदर आता है तो वो अच्छा दिन होता है। अब तीसरी बात जो पेपर के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम बार बार एक शब्द आता है माइंड स्टेट। तो उसमें तो हमने समझा है वैसे कि माइंड स्टेट क्या है, पर फिर से उसको समझना ज़रूरी है। ये वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली जो है वो ब्रेन स्टेट होता है उसको हम माइंड स्टेट समझ लेते हैं, इसीलिए ये माइंड स्टेट समझना जरूरी है। अब मन शब्द जो है
वो योग सूत्र में नहीं है। पतंजलि महर्षि ने शब्द जो यूज़ किया है मन के लिए और योग के अंदर का शब्द का उपयोग किया जाता है वो है चित्त। और चित्त शब्द जो है वो ही योग सूत्र के अंदर है। और जो योग का पर्पस है चित्त वृत्ति निरोध, तो वो भी इसके अंदर चित्त शब्द यूज़ किया है। और हम जानते हैं कि ये चित्त शब्द कहाँ से आया है, चित्ती से आया है। तो चित्ती जो है यूनिवर्सल माइंड जो है वो चित्ती है, वो जब हमारे अंदर आती है और चित्त बनता है तो वो हमारा इंडिविजुअल माइंड हो जाता है। तो ये माइंड स्टेट जो है वो चित्त की स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर है। माइंड स्टेट जो है वो जिसके अंदर माइंड जो है वो ब्रेन की प्रोसेस के साथ में इन्वॉल्व नहीं होता है वो रियल माइंड स्टेट है, मतलब कि न्यूट्रल माइंड स्टेट है, कि जिसके अंदर वो न्यूट्रल है, वीकनेस है, और ब्रेन के अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है उसके अंदर वो जुड़ता नहीं है, वो एक दृष्टा भाव से वो रहता है। और मन के लिए तावड़िया जी ने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में भी बहुत अच्छा लिखा है, जो मेरे पढ़ने में अभी आया, ताकि मन को समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है, वह काम मस्तिष्क पर छोड़ देना चाहिए। तो हम जो है कि जो समस्या आती है तो हम सोचते हैं मन से कि भाई मन से हम इसकी समस्या का हल निकाल लेंगे। तो वास्तव में वो जो है वो काम मस्तिष्क का है, मन का नहीं है। मन तो केवल जो दिखाता है उन सब का प्रसारण करता है। मन का कार्य तो बैटरी या मशाल जैसा है। तो ये बात समझनी है कि मन जो है वो जो चीज़ जो उसको दिखाई देती है, क्योंकि पहले वो मन एक्टिव होता है ना, बाद में ब्रेन की प्रोसेस चालू होती है। तो एक सामने चीज़ जो जैसे पेड़ दिखाई दिया तो पेड़ जैसा है वैसा का वैसा वो ब्रेन के को वो जो है वो ट्रांसमिट करेगा, वो जो उसके बाद जो इम्पल्सिस है वो ब्रेन में जाएगा। तो मन का काम इतना ही है कि चीज़ जो है वो जैसी है वो ऐसी दिखाई दे। अब ब्रेन जो है वो उसके ऊपर क्या प्रोसेस करता है और वो क्या समझता है, और जो ब्रेन की मेमोरी के अंदर फिर जो हमारा लाइक डिसलाइक पड़ा है तो फिर हर चीज़ को वो लाइक और डिसलाइक से ही वो जोड़ देता है। तो ये एक खास समझना है कि मन को जो है वो मन का काम ये थिंकिंग प्रोसेस का नहीं है, थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ब्रेन का काम है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड के लिए ये बात समझनी चाहिए। अब हम प्री सेंसिंग टेक्निक के ऊपर देख रहे थे थर्ड मीटिंग के अंदर, और उसमें बेसिक टेक्निक भी हमने देखी कि भाई जब पहले तो एक हमारा जो नाक का अंदर का हिस्सा है उसके अंदर एक स्पॉट नक्की करना है कि कहाँ हमारा श्वास छू रहा है। जब श्वास अंदर जाता है या बाहर निकलता है तो कहाँ टच होके निकलता है। शुरू में तो ऐसा लगेगा कि पूरे नाक के अंदर की दीवारों को सब जगह वो छू के जाता है, पर फिर भी आपको थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ा के स्पॉट को फिक्स करना है, और वो जो स्पॉट है वो फिर आपका ध्यान का केंद्र बना रहेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, ये तो पहले एक स्पॉट फिक्स किया। फिर दूसरी बात ये है कि जब श्वास हम लेते हैं तब हमें अंदर मन के अंदर बोलना है इन, और जब श्वास छोड़ते हैं तब बोलना है आउट। तो ये दूसरी टेक्निक हो गई, इन आउट। और उसके आगे उन्होंने ये बताया था कि ये जो है वो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग टेक्निक नहीं है। तो ब्रीदिंग है वो जिस तरह चल रहा है इस तरह उसको चलने देना है, न कि उसको हमें कुछ आगे पीछे करना है, न उसको बढ़ाना है न कम करना है। जिस तरह वो चल रहा है इस तरह उसको चलने देना है। इसलिए कहा था कि आवर प्रैक्टिस इज ब्रीदिंग बट नॉट द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग है, जिस तरह चल रहा है इस तरह उसको चलने देना है। और फिर स्पॉट नक्की किया, फिर इन आउट बोलते रहे। और फिर हमें जो है वो इसकी संवेदना लेना है। इसके अंदर जो इसकी जो थीम है उसके अंदर जो मेन इसका जो ये है, क्या है ये ध्यान की पद्धति का उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, तो वो है खाली सेंसेशन। तो सेंस करना है, सेंसेशन या फीलिंग जिसको कहते हैं वो हमें लेते रहना है कि कहाँ टच हो रहा है, कहाँ है।
उसके साथ में फिर जो हमारा दिमाग भटकता रहता है, तो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए वो फिर आज आगे मेथड के अंदर बताते हैं। डिस्ट्रैक्शन जो आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए ये मेथड बताते हैं। इसके अंदर है मेथड टू हेल्प यू टू हैंडल द वेरियस डिस्ट्रक्शन वी शैल टेक हेल्प of a practice method, a precise method to meet them, and there is your choice if you are sincere to be the master and not the slave of your brain processes. Remember, the task is to feel the physical sensation of the breath on a particular spot inside your nose and say in and say out with each in breath and out breath एंड नथिंग एल्स। तो डिस्ट्रक्शन जो है वो उसके लिए वो एक टेक्निक देना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मान कि कोई विचार आ गया या एक कोई और चीज़ आ गई, किसी का कोई आवाज़ आ रही है और इसके कारण हमारा ध्यान खींचा जाता है, तो क्या करना है। तो वो इसके लिए वो आगे बताते हैं। पर यहाँ बात ये है कि हमें फिजिकल सेंसेशन जो है उसको ही पकड़ के रखना है और इन और आउट बोलते रहना है। दिस इज द प्रैक्टिस यू नो ऑर्डर योर ब्रेन टू कैरी आउट एंड नो वंडरिंग। तो एक तो हमें हमारे ब्रेन को ऑर्डर देना है कि अभी तुम्हें शांति से बैठ जाना है, अभी तुम्हें जो है वो वंडरिंग नहीं करना है, भटकना नहीं है, और जो स्पॉट हमने तय किया है उसके ऊपर ही तुम्हें टिके रहना है। तो ये एक ऑर्डर हमें उसको ब्रेन को देना पड़ेगा। द डाई इज कास्ट, तो ये एक मुहावरा है यहाँ कि भाई फैसला हो चुका है। द डाई इज कास्ट, अब ये फैसला हो चुका है कि भाई तुम्हें अब भटकना नहीं है, तुम्हें यहाँ शांति से बैठना है और ये जो स्पॉट है उसके ऊपर तुम्हें बने रहना है। What are the possible distractions that can be thrown in your way to break your determination to carry out your order? अब हमने जो ब्रेन को ऑर्डर किया है तो ब्रेन तो बहुत चालाक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि जिससे हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमने तय किया है कि भाई हमें तो यही ध्यान ही करना है, यही देखना है, तो वो डिटर्मिनेशन को तोड़ने के लिए वो कुछ न कुछ डिस्ट्रक्शन को लाते रहेगा, तो उसको हमें टैकल करना पड़ेगा। दिस डिस्ट्रक्शन कैन come from thought and memories of the past, hopes and fears for future, fantasies through imagination, doubts, worries, pictures and shapes before your mind's eye, and distracting external stimuli, that is noises or pain in your posture, itching or an impulse to move your limbs. These are interesting distractions that will असाइल यू। तो यहाँ बहुत सारे डिस्ट्रक्शन उन्होंने बता दिए हैं कि जैसे कि विचार चल रहा है और जो मेमोरी है इसमें से भूतकाल के कुछ इंसिडेंट बाहर निकल आते हैं और उसके अंदर हम फिर जुड़ जाते हैं, या फिर विचारों के अंदर होप्स एंड फियर होता है कि भाई कोई आशा होती है कि भाई आज तो तकलीफ है, कल हमारा भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा, या कई बार भविष्य के लिए चिंता भी होती है, फियर्स ऑफ फ्यूचर भी होता है, तो इस प्रकार के भी विचार आ सकते हैं। फिर उसके अंदर इमेजिनेशन तो सबसे स्ट्रॉन्ग हमेशा ये चीज़ रहती है। जब आप कुछ मन को एकाग्र करने जाओगे, ध्यान करने जाओगे, जप करने जाओगे और कुछ कंसंट्रेशन से पढ़ने जाओगे, तो हमेशा ये इमेजिनेशन बीच में घुस जाती है। उसके साथ में डाउट्स, मतलब शंका संशय आता रहता है कि भाई ये टेक्निक कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा है, ये तो दूसरी जगह भी इस तरह की टेक्निक बताई है, वो हम ध्यान शिविर में गए थे वहाँ भी इसी तरह का स्वाद देखते रहने की बात की थी। तो इस तरह के अलग अलग विचार आते रहते हैं। फिर कई बार वरीज पिक्चर्स आते हैं, मतलब कि चिंता हो रही है, इस तरह का पिक्चर्स या शेप दिखाई देता है हमारी आंखों के सामने।
और फिर बॉडी के अंदर से कई बार पेन की एक फीलिंग आती है, या फिर ऐसा कोई खुजली जैसा लगता है, कहीं इधर जरा खुजलाना है उधर खुजलाना है। आप लोगों को देखेंगे तो हमेशा लोगों का बॉडी जो है वो हाथ या कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोई इधर खुजलाता है, कोई उधर हाथ सिर पर ले जाता है, कोई कहीं करता है। तो ये एक कॉमन, और ये सब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये सब बेहोशी में होता है। हमने कहाँ खुजलाया उसका भी हमें भान नहीं होता है, बस खुजला दिया और जरा शांति लग गई, वो खुजलाहट कम हो गई तो बस हमारा काम हो गया। तो ये सारे जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं वो सब बेहोशी के अंदर होता है। या फिर जैसे कि बैठे हैं, अब थोड़ा शरीर भारे लगने लगा है तो थोड़ा हिलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बॉडी की मूवमेंट वो हम करते रहते हैं, पर अननोइंगली, इसके लिए हमारी जानकारी में नहीं आता है। वो हमारा जो अवेयरनेस का जो दायरा है, डोमेन ऑफ अवेयरनेस, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती है, ये होती रहती है मैकेनिकल। तो ये नहीं होना है। ये प्री सेंसिंग की टेक्निक हमें सीखने का पर्पज़ यही है कि कोई चीज़, चाहे खुजलाना है, चाहे हाथ सिर पर ले जाना है, चाहे कोई और चीज़ चल रही है अंदर, कोई और डाउट शंका वगैरह कुछ आ रहा है, सबके प्रति हमारा ध्यान एक बार बना रहा है। यही तो ये टेक्निक का एक फ़ायदा है या इसका एक पर्पज़ है। Do not forget that your normal state of brain is indulgent in these very same wanderings. अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम ध्यान करते हैं तभी उत्पन्न होता है। दिन भर में यही सब होता रहता है हमारे अंदर, कई बॉडी में ये होता है, यहाँ कोई ये हुआ, कुछ माइंड के अंदर ये सब चल रहा है, दिमाग के अंदर चल रहा है। तो नॉर्मल स्टेट के अंदर भी ये सारी चीज़ें हो रही है और वो प्रैक्टिस के दौरान भी ये हो रहा है। पर अब एक हमारे ध्यान में ये बात आती है, पहले तो ये हो जाती थी और हम कर लेते थे कुछ ना कुछ, पर अब हमारे ध्यान में आता है कि देखो मैं खुजला रहा हूँ या मुझे ये इस तरह का कुछ हो रहा है। तो एक हमारे एक अवेयरनेस के अंदर ये चीज़ आती है, ये सबसे बड़ा फायदा है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस वी लेबल देम एज डिस्ट्रक्शन बिकॉज दे आर अदर देन आवर ऑर्डर to our brain to carry out the practice, the precise practice only, and this is the main reason why the brain is mad at you. अब जो है वो जिस तरह का चीज़ बन रही है उसको एक लेबलिंग करते जाना है, एक लेबल करना है। जैसे कि आंख बंद है और आंख के सामने कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको बोलना है कि सीइंग, या फिर कान से कोई आवाज़ आ गई बाहर से तो बोलना है हियरिंग। तो इस तरह जो लेबल हमें करते जाना है, जो हो रहा है, ईचिंग हो रहा है तो ईचिंग के लिए बोलना है अंदर, मन में 1 सेकंड के अंदर बोल के छोड़ देना है, उसके अंदर फिर इन्वॉल्व नहीं हो जाना है या फिर इसमें से कोई नया विचार नहीं बनाना है, पर एक लेबल दे देना है ताकि वो शांत हो जाए और हमारे ध्यान में आए, रजिस्टर हो जाए कि हाँ देखो ये चीज़ हुई तो ये हमारे अंदर रजिस्टर हो गया, ध्यान में आ गया। तो इस तरह हमें जो प्रिसाइज प्रैक्टिस इसकी करनी है, और तब फिर जब ये करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये ब्रेन जो है वो कैसे मैड की तरह, एक पागल की तरह वो भटकता है और जोर लगाता है इसमें से छटकने का। दिस प्रैक्टिस विल मेक यू अवेयर ड्यूरिंग द डे दैट ऑल दिस ईयर्स यू एक्सेप्टेड दिस डिस्ट्रक्शंस एंड विल मेक एफर्ट्स मोर सिंसियरली। अब जब ये करते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि इतने सारे सालों तक तो हम यही करते रहे अनजाने में, और इसी तरह हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होती रही। तो ये हमारे एक ध्यान में आएगा ये चीज़, और अब इसके प्रति हमारा और एफर्ट्स रहेगा कि नहीं, हमें अभी इस तरह नहीं करना है। When you order your brain to be free from all these distractions and carry out the ordered practice only, it is like pulling a fish out of water and lifting it lie on a rock, threshing and dying for water. अब जब ये डिस्ट्रक्शंस आते हैं और हम ब्रेन को ऑर्डर देते हैं और इसके फिर
ये हमारा जो काम चालू हो जाता है लेबलिंग करने का वगैरह वगैरह, तो ब्रेन के ऊपर एक प्रकार का एक कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। वो चीज़ ब्रेन को पसंद नहीं आती है, तो ये ब्रेन फिर फफड़ता है। जैसे कि एक मछली को पानी में से बाहर निकाल के हम कोई पत्थर के ऊपर रख देते हैं, तो मछली कैसे तड़पती है और फिर पानी के अंदर जाने का प्रयत्न करती है और बिना पानी वो मर जाती है। इसी तरह ये जो ब्रेन जो है वो उसका जो अस्तित्व है या उसको जो मज़ा है वो यही चीज़ों में है। ये उसको भटकने में मज़ा है, इमेजिनेशन में मज़ा है, और कोई और सारी अंदर जो डाउट्स फियर वगैरह उत्पन्न करने में उसको मज़ा है। उसका अस्तित्व ही उसके ऊपर है। जब ये सारी चीज़ नहीं रहेगी तो वो सफोकेट हो जाएगा। तो फिर वो और जोर लगाते हैं, जैसे मछली पानी में जाने का जोर लगाती है, इस तरह ब्रेन भी फिर इस तरह की ये करेगा। So will your brain be dying for this wandering with which it had lived for ages, except during this practice? तो अभी ये जो है वो ब्रेन जो है वो मरने की बजाय वो फिर से भटकना पसंद करेगा और ये प्रयत्न करेगा कि फिर से उसका भटकना चालू रहे, कि जो जिस तरह वो गलत रंग से इतने एजिस से इतने युगों से वो जी रहा था, इसके बदले में जो नए ढंग से हमें उसको ये करना है, तो वो इससे वो हमें सहकार नहीं देता है और ऑब्जेक्शन आते रहते हैं। बट बी नॉट अफ्रेड ऑफ द कमिंग बैटल। अब तो ये इसके साथ एक युद्ध छिड़ गया है। अब तो ये जो ब्रेन के अंदर जो चल रहा है और ये जो सब ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हमारे ध्यान में आए, इस तरह हमें करना है। तो जैसे कि ये एक प्रकार का इसके साथ में युद्ध चालू हो गया और ब्रेन को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ जास्ती हो गई है, मेरे साथ युद्ध हो रहा है, और इसीलिए वो फिर रिबेल करने का प्रयत्न करते हैं, विद्रोह करता है, बगावत करता है। Treat each distraction as you will be shown. There is a method. You can't just say no or not this. Follow this method, and above all, your determination must be a calm determination. अब जो ये है वो आगे वो टेक्निक बताते हैं डिस्ट्रक्शन को साथ किस तरह ये करना है, पर इसको खाली यस नो कहने से उससे कुछ नहीं बनता है, कुछ मेथड अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे मैंने बता तो दिया है कि जैसे लेबल किस तरह करना है, सीइंग या हियरिंग वगैरह, तो वो आगे बताते हैं। और हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो हमारा एक काम डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई एक शांत प्रकार का डिटर्मिनेशन हमें निश्चय हमारे अंदर होना चाहिए। Be actively aware and notice as soon as possible by presensing the distraction that is arising. अब जैसे ही वो उत्पन्न होता है कि तुरंत ही उसको पकड़ लेना है। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा आगे चले गए और फिर हमें याद आता है कि अरे ये कोई इस ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए, इतनी तत्परता रहनी चाहिए कि जैसे ही अंदर कोई विचार उत्पन्न हुआ या कोई किसी प्रकार का भी डिस्ट्रक्शन उत्पन्न हुआ कि उसी पॉइंट के ऊपर उसको पकड़ लेना है। यूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू डिस्क्राइब इट एज यू आर नाउ शोन एंड रिवर्स द सीक्वेंस। अब किस तरह ये करना है ये बताएंगे कि क्या शब्दों का उपयोग करना है। इफ यू सी समथिंग से सीइंग, if you hear some external noise, say hearing. If the body registers pain somewhere, say pain. If there is reason to scratch, say itching, or the impulse to move your limb, say intending. And without giving in to any of this distraction, bring back the brain to the sensation of brain on that particular spot inside
the nose and to say in and out with inbreathing and outbreathing, that is the original specific order. तो ये एक लेबल किस तरह करना है ये यहाँ बताते हैं कि भाई आँख तो बंद है, तो बाहर से कुछ देखने का तो है नहीं, ध्यान करते हैं स्पॉट को देख पकड़ना है तो आँख तो बंद रखनी ही पड़ेगी। तो आँख बंद है पर फिर भी आँख के सामने भी पिक्चर तो आते रहते हैं, ये तो हम जानते हैं, हमारा अनुभव है। तो ऐसा कोई पिक्चर या कुछ दिखाई दिया आँख के सामने तो बोल देने का है इसी। या फिर बाहर से कोई आवाज़ आई, घर में कोई बात कर रहे हैं या रास्ते से कोई गाड़ी जा रही है या कोई आवाज़ आ गया तो बोलना है कि हियरिंग। और फिर बॉडी के अंदर कुछ दर्द होने लगता है तो बोलना है कि पेन। और इस तरह इतने छोटे छोटे शब्दों का ही यूज़ करना है, उसको कोई डिटेल में जाना नहीं है। और अगर कुछ खुजली जैसा आता है तो फिर बोलना है कि ईचिंग। और ये जो है और कोई शरीर के हिस्से को हिलाने की ज़रूरत लगती है तो बोलना है कि इंटेंडिंग, माने इच्छा की इरादा। और विदाउट गिविंग इन, उसको हमें वश नहीं होना है। ये चीज़ जो होती है उसके हमें वश नहीं होना है, मतलब कि हमें मैकेनिकल उसको नहीं कर देना है। ये चीज़ हमारे ध्यान में उसको रजिस्टर करना है। और फिर इतना हो जाने के बाद फिर से हमें हमारा जो सेंसेशन का काम है उसके ऊपर फिर से आ जाना है। जो वो स्पॉट जो है उसको पकड़ लेना है और सेंसेशन को सेंस करते रहना है। तो जो काम पहले ब्रेन को दिया है वो काम चालू रहना चाहिए, जो स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है वो काम चालू रहना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स जब डिस्ट्रक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह के आते हैं तभी ये सारी चीज़ों को करना है। बाकी तो जो मेन जो हमारा जो ध्यान है वो तो हमारे जो अंदर स्पॉट है उसके ऊपर टिके रहना, वही हमारी मेन टेक्निक है। इफ़ यू फील इरिटेटेड, say irritation, and such tendencies of the brain to wander should be noticed as soon as arising by presensing, but must not dwell on it, but use the right word, not a sentence. It is your message to your brain that you know its trick, but it must nevertheless carry out the task only and continue with your practice. Always use the right word and bring back the brain to the sensation to breathe. अब कई बार अंदर से मानो कि कोई इरिटेशन आ गया और तो फिर अंदर बोलना है कि इरिटेशन। और ये चीज़ अभी हम यहाँ तो ध्यान की टेक्निक के लिए है, फिर ये शब्दों का उपयोग हमें जीवन नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसके अंदर भी अगर हम ये इस तरह का लेबलिंग करेंगे, मानो कि किसी से कुछ प्रॉब्लम आ गया और अंदर इरिटेशन आ गया तो उसी मोमेंट अंदर बोल दो इरिटेशन, तो ये जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। कोर्स ऑफ टाइम जो होता है उसके अंदर भी हमें फिर इसी तरह की प्रैक्टिस करना है। और इस तरह की जो ब्रेन की जो ये टेंडेंसी है वो हमें हर चीज़ को जो है हमारे नोटिस के अंदर आ जाने चाहिए। इसको ही प्री सेंसिंग कहते हैं कि जैसे ये उत्पन्न हुआ उसको पकड़ लिया, ये प्री सेंसिंग है। पर इसके अंदर डूबना नहीं है कि या उसके अंदर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ड भी छोटा सा बोलना है, कोई सेंटेंस की तरह लंबा कि मुझे पैर में ईचिंग हो रहा है या अभी मेरा हाथ दुख रहा है, ऐसा सब डिटेल में नहीं ये करने का है, नहीं तो वो ध्यान खंडित हो जाएगा। खाली एक छोटा सा वर्ड का उपयोग करना है। और ये ब्रेन को बताने के लिए कि भाई अभी तुम्हारी ट्रिक्स नहीं चलेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पेन उत्पन्न करो, वहाँ कुछ करो, जो करना है वो करो, पर तुम्हारी ये ट्रिक्स चलेगी नहीं। और ये तुम्हारी जो सारी हरकतें हैं वो अभी हमारे ध्यान में रहेगी, हर समय हम इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हम हमारे ब्रेन को भी समझा देते हैं। और बाद में इस चीज़ के बाद में तुरंत हमें जो है वो फिर से ध्यान के ऊपर आ जाना है, स्पॉट का जो सेंसेशन है उसको लेना चालू कर देना है। There is no need to be afraid of the rising thoughts
but only of the delay in becoming aware of them. ये किसी का सेंटेंस है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में डाला है तो कहीं से उन्होंने लिया है। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि जो विचार आ रहे हैं उससे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। विचार तो आएंगे ही, क्योंकि हमारी ये टेक्निक विचारों को बंद करने की तो है ही नहीं। हमारी टेक्निक या हमारा इरादा तो ये है कि जो अंदर मैकेनिकल चल रहा है वो सारी चीज़ हमारे ध्यान में आए। और वैसे विचारों को बंद भी हम नहीं कर सकते हैं, तो विचार तो आएंगे, उससे हमें कुछ डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। पर वो तुरंत ही हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। उसमें अगर टाइम गया तो फिर वो विचार आगे निकल जाएगा और उसके बाद में बहुत सारे उसी सीरीज के विचार चालू हो जाएंगे। तो इतना विचार आएंगे पर उसको तुरंत पकड़ लेना है और पकड़ के फिर उसको जाने देना है कि एक नोटिस कर लिया, बस बाद में खत्म। यू मस्ट क्विकली ऑब्जर्व सच डिस्ट्रक्शंस, यूज द प्रॉपर वर्ड and never give in and bring back the brain to the practice। तो ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एकदम हमारा ऑब्जर्वेशन इतना शार्प और इतना क्विक होना चाहिए कि जैसे ही ये एक डिस्ट्रक्शन कोई अंदर से उत्पन्न हुआ, ये तुरंत उसको पकड़ लिया, उसको नाम दे दिया और उसको हम वश में नहीं होंगे। फिर से हम हमारी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर आ जाएंगे। एवरी टाइम यू से द राइट वर्ड एंड ब्रिंग इट बैक टू प्रैक्टिस इट, इट इज अ स्लैप एंड विल शो योर डिटर्मिनेशन टू टेक द मैटर इन हैंड एंड दैट नो डिफिशियंट विल बी टॉलरेटेड। तो ये जो है अभी जब हम इस तरह का ये करते हैं तो वो ब्रेन को ऐसा लगता है जैसे उसको एक चांटा पड़ गया, एक स्लैप, जैसे कि उसको एक थप्पड़ पड़ गई, इस तरह का। क्योंकि उसके ऊपर अब उसको वो स्वतंत्रता नहीं है उधर इधर भागने की, क्योंकि हमारा एक डिटर्मिनेशन है, एक निश्चय है इसके कारण। और फिर हम जो है उसको डिफाइन करते हैं, उसकी जो वो कर रहा है तो वो हम इसकी अवज्ञा करते हैं और उसको टॉलरेट नहीं होते, उसको वो चला नहीं लेंगे कि भाई अभी हम ये तुम्हारी चीज़ को नहीं चला लेंगे, हम उसके चुनौती देते हैं, डिफाइंस। अब ये जो है वो एक प्रकार की ये ट्रेनिंग जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी है कि हम जब इस तरह का उसका ब्रेन का हुक्म मानने से इनकार करते हैं और हमारा हुक्म इसके ऊपर चलाते हैं, तो एक हम धीरे धीरे करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस तरह हम ट्रेन करते हैं। डू नॉट रजिस्टर प्लेजर और एवर्जन एट एनी डिस्ट्रैक्शंस, for pleasure and aversion are themselves distractions being wandering of the brain during the practice। अब जो अंदर कभी खुशी होती है या कभी घृणा होती है, इस तरह के भी भाव आएंगे। तो ये जो है इस तरह के डिस्ट्रक्शन आते हैं, उसको हमें रजिस्टर नहीं करना है, वो आएंगे क्योंकि इस प्रकार के जो खुशी या एवर्जन जो है वो अपने आप में एक डिस्ट्रक्शन है। तो फिर हम उसको फिर रजिस्टर या उसको मतलब कि फिर खुशी के अंदर चले जाएंगे या घृणा के अंदर चले जाएंगे, तो फिर वहाँ से तो विचार की एक शुरुआत हो जाएगी। उसको जो भटकना है वो वहाँ से चालू हो जाएगा। तो अगर खुशी हो रही है तो उसको भी खाली ध्यान में ला के छोड़ दो, बस हाँ खुशी है अभी, या किसी के प्रति घृणा आ रही है तो वो भी खाली एक हो गया कि भाई अभी घृणा अंदर आ रही, उसके आगे उसको कुछ करना नहीं है, नहीं तो फिर वो ब्रेन को बढ़ावा मिल जाएगा। यूज द प्रॉपर वर्ड थिंकिंग एंड ब्रिंग द ब्रेन बैक टू द प्रैक्टिस। अब ऐसा होता है तो थिंकिंग शब्द का उपयोग करना है। जब जब कोई अंदर प्रोसेस होती है तो फिर हमें थिंकिंग शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि प्लेजर और एवर्जन की अंदर जो फीलिंग आ रही है उसके प्रति हमें जो जागृत होके थिंकिंग शब्द का यूज करना है।
If you are successful or if you are dejected, use the word thinking and bring back the brain to the practice. The order given must be carried out. अब और कोई अंदर कोई खुशी का भाव जैसे है, इस तरह कोई सक्सेस का भाव आ जाता है, सफलता का भाव आता है या निराशा का भाव आता है, उसी दौरान भी थिंकिंग, यहाँ उन्होंने थिंकिंग शब्द यूज़ किया है, इमोशंस नहीं कहा है। ये वैसे ही एक प्रकार की इमोशंस है, पर इमोशंस थिंकिंग के साथ में ही होते हैं, इसलिए हर जगह पर ये ऐसी चीज़ों के लिए थिंकिंग शब्द का उपयोग किया है और हमें भी मन में थिंकिंग बोल के उसको छोड़ देना है। Your brain will suddenly give a running commentary like, now I am not thinking of anything else, things are indeed going well now, or this is dreadful, my mind just does not stay. For all such thoughts, presence, observe their arising and use the word thinking and just bring the brain back to the practice. The order given must be obeyed. तो यहाँ अगर यहाँ जो है वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी अंदर स्थिति शांत बनेगी तो वो शांति को भी शब्द का रूप दे दिया जाएगा और अंदर से शब्द आएंगे कि नहीं अभी मैं कुछ थिंकिंग नहीं कर रहा हूँ। पर ये अंदर अगर ये शब्द आते हैं तो उसका मतलब यही हुआ कि ये थिंकिंग तो है। जब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे अंदर अभी थिंकिंग नहीं है तो ये शब्द क्या बता रहा है कि ये मैं थिंकिंग है, यही तो ये शब्द बता रहा है। इतना बोलना मतलब कोई शब्द ही नहीं होना चाहिए। अगर शब्द किसी प्रकार की भी अंदर जन्म हुआ तो वो थिंकिंग ही कहलाएंगे। तो ये रनिंग कमेंट्री तो चालू इस तरह कभी कभी हो जाती है और ऐसा भी कहते हैं कि थिंग्स आर इंडीड गोइंग वेल नाउ, तो अंदर सब शांति है, अच्छी तरह हम देख रहे हैं, तो ऐसा भी हमारे विचार आएंगे या अंदर से बोलना चालू हो जाएगा। या फिर कई बार मन को अंदर डर लगता है, कुछ भयजनक दिखाई देता है तो मन कहता है या दिमाग अंदर से ऐसा भी अंदर से बोलना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता है, अटकता नहीं है, वो भटकना उसका चालू है। ऐसे कोई भी प्रकार के वर्ड्स आएंगे, पर ये वर्ड्स है इसीलिए इसको हमें थिंकिंग शब्द कह के उसको वो भी प्रोसेस को ख़त्म कर देना है। जैसे ही ये प्रकार का कोई वाक्य अंदर उत्पन्न होता है तो उसको प्रीसेंस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और तुरंत ही वर्ड थिंकिंग यूज़ करके वापस हमारी प्रैक्टिस के ऊपर आ जाना है। तो ये एक बच्चे को जिस तरह हम धीरे धीरे करके ट्रेन करते हैं, उसको ओबे करते हैं, इस तरह हमें ये हमारे ब्रेन को एक बच्चे की तरह धीरे धीरे करके इसको ओबे होना सिखाना पड़ता है। To like or dislike is a thought. It is a trick of the brain. Do not fall for it. Without any analysis, just note the distraction, use the proper word and bring the brain back to the practice in hand. अब अलग अलग प्रकार के ब्रेन ट्रिक्स करके अलग अलग प्रकार की ये चीज़ें लाएंगे। कभी लाइक आएगा, डिसलाइक आएगा, कुछ ऐसा अंदर चलता रहेगा। क्योंकि हम जब ये 5-10 मिनट भी ये प्रैक्टिस करते हैं तो 5-10 मिनट के कम नहीं होती है। 5-10 मिनट मतलब कि अब जब हम जानते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस अंदर आते हैं और इसमें से कितने सारे विचार बनते हैं, तो जब 5-10 मिनट भी प्रैक्टिस करेंगे तो कितने सारे विचार अंदर बन सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस तो अंदर चालू रहेगी क्योंकि हम तो विचार को तो रोकते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें चालू रहेगी, पर इसके अंदर हमें नहीं जाना है, ना इसका कोई एनालिसिस करना है, ना कोई इसका और कोई प्रक्रिया में जाना है। उसका खाली एक नोट कर लेना है, उसको हमारे ध्यान में आना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है, उसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है और फिर से जो प्रैक्टिस हमारे हाथ में है उसके ऊपर चालू हो जाना है। बी फर्म, बी सिंसियर, बी कामली डिटरमिन्ड। Remember, you cannot fool your own brain. It for once must know
यू मीन बिजनेस दिस टाइम एंड इट मस्ट ओबे। तो हम जो है वो ब्रेन को ये करने के लिए हमारी जो प्रैक्टिस है उसके लिए हमें फर्म होना पड़ेगा, मतलब दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, और हमारे अंदर एक शांत प्रकार का एक निश्चयात्मक भाव होना चाहिए। तो हम जो है वो हमारा जो ब्रेन है ये वो हम ना ब्रेन को मूर्ख बना सकते हैं, ना ब्रेन हमें मूर्ख बनाया जाए। इस तरह हमें देखना है कि ब्रेन ट्रिक करके ना हमें मूर्ख बना दे, ना हमें ब्रेन को मूर्ख बनाना है। और एक बार उसे ब्रेन को एक बार उसे जान लेना चाहिए कि अब तुम्हें काम के साथ ही निस्बत है। तो जो ब्रेन भटकता है उसको कहना पड़ेगा हमें कि मीन बिजनेस दिस टाइम। तो ये एक बार वो जान लेगा कि भाई ये तुम्हें काम के साथ ही निस्बत है, मतलब जो काम दिया है श्वास को देखना उस चीज को के ऊपर ध्यान देना, वो बिजनेस उसको करते रहना पड़ेगा। If it comes to a point you feel that itching and scratching is inevitable, just do not immediately do it. Say the word intending, and if it is not possible to carry out the practice for a few moments, say the word lifting and slowly and deliberately lift your hand, and when you move the hand to the spot, say the word touching and bring the hand back after mildly scratching and say satisfied, and while bringing the hand back say moving and bring the brain back to the practice in hand. अब यहाँ एग्जांपल देते हैं कि भाई अगर मानो कि आपको कई जगह पर खुजली आ रही है, आपको ऐसा ज़रा खुजलाना है और फिर ये खुजली धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, या समझो कि आप ध्यान में बैठे और मच्छर ने काट लिया, तो उसकी थोड़ी थोड़ी सेंसेशन पहले तो धीमे धीमे आएगी, फिर सेंसेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और फिर एक पॉइंट के ऊपर ऐसा आपको लगेगा कि नहीं अभी तो ये खुजलाना ही पड़ेगा, अभी अंदर बहुत जलन हो रही है। तो फिर आपको क्या करना है कि एकदम तुरंत उसको खुजलाने नहीं जाना है, थोड़ा रुको, देखो सेंसेशन किस तरह का अंदर सेंस हो रहा है, किस तरह की खुजली की एक अंदर तीव्र इच्छा हो रही है, उसको पहले ज़रा देखना है। उसके बाद में इंटेंडिंग शब्द अंदर बोलना है कि ये हो रहा है, और फिर थोड़ी क्षण के बाद खुजलाना ही है तो फिर धीरे से हाथ को उठाना है और उसी समय अंदर बोलना है लिफ्टिंग, और फिर जब हाथ जिस जगह पर खुजलाना है वहाँ जाएगा और टच करेगा तो बोलना है कि टच या टचिंग, और फिर धीरे करके हमें उसको खुजलाना है, स्क्रैचिंग करना है, और स्क्रैचिंग होने के बाद अंदर थोड़ा अच्छा लगेगा तो बोलना है सेटिस्फाइड। और इस तरह वापस जब हाथ को वापस अपनी जगह पर लाते हैं तो मूविंग बोलना है, और फिर से ये हमारा जो प्रैक्टिस है वो चालू रखना है। तो ये एक एग्जांपल दिया, तो हर चीज़ के लिए हम इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पानी पीने की इच्छा हुई नॉर्मल डे के अंदर, तो एकदम पानी पीने के लिए नहीं जाना है, थोड़ा रुको, ज़रा प्यास को बढ़ने दो, फिर प्यास के लिए जाना है तो जो हम क्रिया कर रहे हैं, जैसे कि चल के जाते हैं तो मूविंग हम बोल सकते हैं, प्यास की इच्छा लग हुई तो इंटेंडिंग बोल सकते हैं, फिर पानी का ग्लास लेकर हम धीरे धीरे पीते हैं तो उस दौरान मन में बोल सकते हैं कि टच, मतलब पानी जो जीभ को टच हो रहा है तो टचिंग हम बोल सकते हैं, और पानी पीने के बाद जो संतोष होता है तो सेटिस्फाइड बोल सकते हैं। फिर से हाथ से हम धीरे से ग्लास को नीचे छोड़ देते हैं तो फिर से मूविंग या ऐसा कुछ बोलते हैं। और इस तरह हर चीज़ जो है हम हर क्रिया कर रहे हैं उसके अंदर ये प्रैक्टिस को हम दिन भर में डाल सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, ये बात तो कर लेते हैं हम, पर इसके लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए और बहुत दृढ़ डिटर्मिनेशन चाहिए। हमारे अंदर प्रॉब्लम डिटर्मिनेशन है ही नहीं है। ये सब सुनते हैं, सुनने में अच्छा लगता है,
और ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा, कल से करेंगे, पर एक तो याद नहीं आएगा क्योंकि हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, और अगर याद आता है तो फिर उसको सही ढंग से करना पड़ता है। पर एक बार इसकी धीरे धीरे करके हैबिट डालते हैं तो नई मेमोरी बननी चालू हो जाएगी, और वो मेमोरी बहुत काम की है। फिर पूरी जो पुरानी मेमोरी है जिससे हम मैकेनिकल फटाफट करते हैं, उसके बदले में एक नई मेमोरी आएगी जागृति के साथ काम करने की, एक नई टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप होगी। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारी प्रैक्टिस का जो मेन हेतु है ये भी यही है कि धीरे धीरे करके हम किस तरह इसको दिन भर की प्रक्रियाओं में थोड़े थोड़े करते रहें। द ब्रेन विल रियलाइज दैट इवन सच ए नीड as scratching is not done automatically, and that the brain is always kept in observation and is brought back to the practice on hand. The order must be obeyed. अब ये करने का हेतु ये है कि ब्रेन को पता चले कि भाई अभी कुछ भी ऑटोमेटिकली या मैकेनिकली नहीं होगा। जब ये क्रिया करते हैं तो ब्रेन को तो पता है कि ये अभी क्रिया हो रही है, हाथ उठ रहा है, स्क्रैचिंग हो रहा है, तो ब्रेन को भी पता लग जाता है कि अभी मैं ये सारी चीज़ें मैकेनिकली नहीं हो पाएगी, ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगी। तो ये एक ब्रेन को बता देना है, उसको रियलाइज करवाना है, और उसके ऊपर हमेशा एक ऑब्जर्वेशन रहेगा। वापस फिर जो प्रैक्टिस चल रही है उसके ऊपर आ जाना है। इफ़ यू डू दिस मच द मैसेज विल बी रिसीव्ड बाय द ब्रेन, and if you could repeat the same exercise daily in the 3rd or 4th week you will be amazed. तो इस तरह हमें ब्रेन को धीरे धीरे करके एक ये मैसेज देना है कि अभी जो कोई जो पहले हो रहा था ऑटोमेटिकली, इस तरह अब नहीं होगा, अब सारी चीज़ें जागृति से होगी। और इस तरह अगर हम डेली प्रैक्टिस करते हैं 4-5 वीक तक तो हमें कोई आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। Being engaged with the practice one is doing and seeing or presensing the distraction as they arise and using the right word and not indulging in thinking about the distraction, only to observe, and the brain is brought back repeatedly to the practice and observing the sensation of breath inside the nose and saying in and out with the breath. तो हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसके अंदर जिस तरह की प्रोसेस है उस तरह हमें उसको प्रीसेंस करके फिर बोलना है, जिस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है इस तरह का, और उसको तुरंत पहले समझ जाना है। प्रीसेंसिंग का मतलब ही ये है कि जैसे ही वो उत्पन्न होता है कि तुरंत हमारे ध्यान में आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाए उससे पहले ही हमारे ध्यान में आ जाता है, वो प्री सेंसिंग है। तो इस तरह हर जो हमें सेंसेशन या कुछ भी आएगा तो डिस्ट्रक्शन जो आएंगे वो हमें प्री सेंस कर लेना है, और फिर हमें इसके ऊपर जिस तरह का लेबलिंग करना है लेबल करके वापस हमारे जो प्रैक्टिस है सेंसेशन की, सेंस करना स्पॉट को या श्वास को, उसके ऊपर फिर वापस आ जाना है और इन आउट बोलते रहना है। दिस डिस्ट्रक्शन फॉर यू विल सर्व द पर्पज ऑफ मारा। अब मारा क्या है? दिस डिस्ट्रक्शन फॉर यू विल सर्व द पर्पज ऑफ मारा। अब हर धर्मों के अंदर एक प्रकार के एक दुष्ट या जिसको कहते हैं कि नेगेटिव टाइप की चीज़ का एक कल्पना की है। तो ये बौद्धिज्म के अंदर ये मार शब्द आता है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर जो है कि हम देव और दानव कहते हैं। देव जो है वो पॉजिटिव है, डिवाइन है, और दानव जो है वो नेगेटिव तत्व है। या फिर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में शैतान शब्द कहते हैं। इसी तरह जो बौद्धिज्म के अंदर जो है
वो मार शब्द है। और ऐसा स्टोरी भी फिर इसकी बना लेते हैं कि भाई भगवान बुद्ध जब ध्यान करते थे तो ये मार आके उनको परेशान करता था, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयत्न करता था, उनका ध्यान भंग करने का प्रयत्न करता था। पर ये तो एक कल्पना है। हकीकत में जब व्यक्ति ध्यान में बैठते हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमारे अंदर कितने सारे डिस्ट्रक्शन हैं, तो ये सारे डिस्ट्रक्शन जो है वही जिसको हम या दैत्य कहे या दानव कहे या फिर शैतान कहे या मार कहे, जो भी कहे, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अंदर ही पड़ी हुई है। और हमारे अंदर जो कामनाएं वगैरह पड़ी है वो बाहर आ जाती है, तो फिर उसको फिर सिंबॉलिकली किसी के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि भाई ऋषि को ध्यान में भंग करने के लिए कोई मेनका आ गई, कोई उर्वशी आ गई। अब वो कोई बाहर से आने वाली कोई चीज़ नहीं है, कोई बाहर अप्सरा बैठी नहीं है कोई जगह पर और उड़ के यहाँ चली आएगी पृथ्वी के ऊपर और ऋषि का ध्यान बाहर से भंग करेगी। ये सारी अंदर की सबकॉन्शियस और डीप अनकॉन्शियस जो है, वहाँ जो हमारी इच्छा है, वो जो अतृप्त इच्छा है, वासना है जो पड़ी हुई है, वही रूप लेके बाहर आती हैं। और फिर सिंबॉलिकली उसको हम इस तरह बताते हैं, पर उसको कोई वास्तविक रूप में उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारे अंदर ही पड़ी हुई है और वो चीज़ जो है वो यहाँ मारा इस तरह बुद्धिज्म में ये शब्द आता है। बट इफ़ यू नोट द ट्रिक्स ऑफ योर ब्रेन क्विकली एंड अनइमोशनली and use the proper word and bring back the brain to the practice in hand, Mar will leave you alone. तो ये जब ऐसे मार के रूप में या शैतान के रूप में कोई अंदर से ये डिस्ट्रक्शन आता है, तो उसके लिए हमें ये टेक्निक दी गई है कि भाई उसके लिए उसको सेंस करो और उसको तरह जब भी वो उत्पन्न होता है वहाँ उसको सेंस करके एक वर्ड दे दो और फिर वहाँ बात ख़त्म कर दो। तो जो ये सोकोल मार या जो शैतान है वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको छोड़ देगा। मतलब कि जो डिस्ट्रक्शन है वो फिर आपको परेशान नहीं करेगा, डिस्ट्रक्शन आगे नहीं ले जाएगा। हकीकत में तो हमारा ब्रेन है वही ये शैतान और मार का काम करता है, उसको हमें काबू में लाने की ज़रूरत है। ऑन सम डेज यू मे बी मोर vulnerable to distractions, but that is natural, just continue day after day। तो हो सकता है कोई बार आप जो अंदर डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसके प्रति ज़्यादा ये हो जाओ, संवेदनशील हो जाओ या फिर अंदर असहज हो जाओ आप इसके प्रति, तो ऐसा भी हो सकता है। पर उसको ये नेचुरल चीज़ है, ये हो सकता है, तो उसको हमें तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहना है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज ऑब्जर्व क्विकली, दैट इज प्रीसेंसिंग, एंड डू नॉट dwell or wait with the distraction. Quickly note it, use the proper word and bring back the brain to the practice. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एकदम उसको ऑब्जर्व क्विकली ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही उत्पन्न होता है इसको क्विकली ऑब्जर्व कर लो, उसको प्रिसेंस कर लो और रुके बिना फिर जो ये डिस्ट्रैक्शन है उसके प्रति जागृत रह के जो हमें लेबल या आगे का जो करना है वो कर लेना है। तो इस तरह जब हम इतनी जागृति पूर्वक और इतनी जल्दी से काम करेंगे तो फिर दिमाग को ऐसा चांस नहीं रहेगा कि फिर वो अंदर से विचार बना ले। नहीं तो ये एक उसकी ट्रिक है कि अंदर से कोई ऐसा विचार लाके रख देगा कि हम भूल जाएंगे कि भाई हम तो ध्यान करना है, हम वो विचार के साथ जुड़ जाएंगे और बेहोशी में कितना समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए एक उसके अंदर एक ये एकदम जल्दी से ये चीज़ हो जानी चाहिए, जैसे ही वो रेज होती है उसको तुरंत पकड़ लेनी चाहिए। Soon the obstinate child will know that henceforward mother will not tolerate and
it will have to sooner or later and better sooner be obedient. तो हमारा जो ये बच्चों जैसा जो जक्की दिमाग है वो उसको अभी समझ में आ जाएगा कि जैसे एक बच्चा जक्की होता है तो उसकी माँ शुरू में तो चलाती है, पर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसकी माँ अभी उसको टॉलरेट नहीं करेगी, उसको नहीं चलाएगी, तो बच्चा भी जान जाता है। इसी तरह जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ेगी तो फिर हमारा जो दिमाग है वो समझ जाएगा कि अभी ये हमारी ये ट्रिक चलने वाली नहीं है, या जो हम लुभा के उसको पकड़ के घुमाने ले जाते थे, भटकते थे, वो चीज़ें नहीं अब हो सकेगी। और जितनी ये जल्दी हो सके इतना अच्छा है। जिसको हम जितना जल्दी उसको ओबीडियंट बना सके तो वो और अच्छा है। बाय रिपीटेड प्रैक्टिस लेटर one can during daily life actions follow the same essential patterns of the practice whenever required. See without accepting or rejecting each distraction. Watch out, that is to remain active. Use the right word and time, and again bring the brain back to the practice. It must obey. अब ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ करते हैं जो हमने आगे बात कर ली है कि ये जो प्रैक्टिस है वो हम ना दिन भर के अंदर भी जब कोई एक खास टाइम होता है या कोई ऐसी हमें मौका मिलता है तो दिन में भी कोई चीज़ जब बनती है तो उस दौरान हमें इस तरह की जो एसेंशियल पैटर्न है उसको लाना है और इस तरह हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑफिस में हम गए हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं वहाँ कुछ करना है, वेटिंग में है, तो फिर हम ये प्रैक्टिस को हम चालू कर देते हैं। कुछ दिखता है तो सीइंग बोलेंगे या कुछ जो हो रहा है उसको अकॉर्डिंगली हम इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे। और ये जो है वो इस तरह हम हर समय जागृत रहने का प्रयत्न कर सकते हैं। Following is the advice to monks by Buddha. अब भगवान बुद्ध ने अपने जो भिक्षु थे, शिष्य थे, उनको कुछ एडवाइस दी थी कि भाई हर समय किस तरह जागृत रहा जा सकता है। तो कहते हैं वेदर गोइंग आउट और रिटर्निंग द भिक्षु एक्ट्स विथ फुल अवेयरनेस, वेदर लुकिंग अहेड और लुकिंग अराउंड he acts with full awareness. Whether bending his arm or straightening it, he acts with full awareness. In taking his overrobe, ball or spare underrobe, he acts with full awareness. Whether defecating or urinating, he acts with full awareness. Whether walking, standing or sitting, फिर वो कुछ आगे देखता है या आजू बाजू देखता है तो उस दौरान भी नज़र घूमती है, पर उसे तो जागृत रहना है। जागृत क्या रहना है कि मेरी नज़र घूम रही है और मैं ये देख रहा हूँ। तो ये एक उसको अंदर फुल अवेयरनेस रहनी चाहिए। अगर वो हाथ खींचता है या बैंड करता है तो भी उसको अंदर एक अवेयरनेस रहती है या रहनी चाहिए कि भाई ये हाथ इस तरह स्ट्रेच हो रहा है या बेंड हो रहा है। या फिर वो अपना जो रोब होता है, अपना जो ये जो पहनते हैं चोंगा या क्या कुछ ऐसा शब्द है, चोंगा या कुछ कहते हैं, तो वो अगर वो लेता है या उसका जो बोवेल जो भिक्षा का पात्र है, ये सारी चीज़ें वो जब उठाता है रखता है तो उस दौरान भी उसको वो जागृत रहना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर वो इसके लिए टॉयलेट जाता है तो इसके लिए भी जब ये स्टूल होता है या यूरिन पास करता है उस दौरान भी उसको जागृत रहना पड़ता है या जागृत रहता है। या फिर चलता है, रुकता है, बैठता है, इन शॉर्ट हर परिस्थिति के अंदर वो उसको जागृत रहना पड़ता है। पर वो तो भिक्षु है तो उसको तो पूरे दिन में यही करना है, उसका तो कोई और कामकाज है नहीं,
तो हर समय उसको यही करना पड़ेगा कि कितनी अवेयरनेस के साथ वो जीता है और हर क्रिया करता है। पर तावड़िया जी कहते हैं कि भाई हम तो भिक्षु नहीं हैं, इसलिए हम इसको थोड़े समय के लिए करेंगे तो भी चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी हम रोज़ 5-10-15 मिनट आधा घंटा प्रैक्टिस करते हैं और फिर दिन भर में जितना भी हो सकता है इतना करते हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। इन दिस स्टेट द फ्लो ऑफ रैंडम थॉट और ब्रेन वॉन्डरिंग हैविंग बीन नियरली स्टॉप और रिड्यूस टू व्हाट आर नीडेड, one is free from outflow. What is outflow? The state one can reach by practice as shown in 3B, our paradigmatic state. अब ये जो प्रैक्टिस जब करते हैं तो जो विचार जो चलते रहते हैं या भागा भागी जो थी अंदर, वो धीरे धीरे करके शांत हो जाती है या बंद हो जाती है या बहुत हद तक वो कम हो जाती है। जो आउटफ्लो, विचारों का जो आउटफ्लो है वो इतना एकदम कम हो जाता है और कुछ क्षण के लिए बंद भी हो सकता है। तो ये जो अगर इस तरह की जो स्थिति बन जाती है तो वो तावड़िया जी की सिस्टम में जो डायग्राम बताया है तो 3B की स्थिति बनती है। मतलब ये माइंड स्टेट बन जाता है कि जहाँ कोई विचार नहीं है, वहाँ कोई थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, वहाँ कोई ब्रेन की प्रोसेस नहीं है और थोड़े समय के लिए भी ये चीज़ बनती है एक पैराडिग्मेटिक स्थिति या जागृति की स्थिति, थर्ड स्टेट की, तो वो 3B की स्थिति है। यहाँ रुकते हैं, समय हो गया है। अभी आगे बस ज़्यादा नहीं है, एक पेज ही है, पर नेक्स्ट टाइम पहले पढ़ लेंगे, बाद में 4th मीटिंग के ऊपर जाएंगे। यहाँ कोई टेक्निक में किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो कोई प्रश्न नहीं है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हाँ, बोलिए बोलिए। सर, मतलब ये हम लोगों को जब भी अवेयर, मतलब जब भी याद आया उस टाइम पे भी हम लोगों को ये चीज का अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, या तो फिर दिन में 5-10-15 मिनट ये चीज को अवेयरनेस के साथ करें। ये दो चीज़ है, एक नेट प्रैक्टिस है और एक फिर फुल प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस मतलब 5-10 मिनट जो करते हैं तो वो एक नेट प्रैक्टिस हो गई आपकी, और फिर फुल प्रैक्टिस के अंदर इस क्षण भी आ जाती है। अभी आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मैं ये प्रश्न पूछ रही हूँ और अभी क्या जवाब है उसके लिए मैं एंक्सियस हूँ, अंदर से आतुर हूँ कि क्या जवाब आ रहा है। मतलब कि अंदर आपका जो स्टेट ऑफ माइंड क्या है या स्टेट ऑफ ब्रेन क्या है, उसके प्रति आप इस क्षण में भी जागृत है, तो ये प्री सेंसिंग हो गया। समझे ना? तो हर समय हमें इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सर। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और तब तक में अभी आपने प्रैक्टिस तो जान ली, तो खास इसका अभ्यास चालू कर देना। 5-10 मिनट निकाल के आप इसको प्रीसेंस करना और देखो कि किस तरह आपका दिमाग काम कर रहा है, किस तरह वो भटकने के लिए जोर कर रहा है। ये एटलीस्ट हमें एक्सपीरियंस तो करना ही चाहिए। तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करना नेक्स्ट वीक का, फिर हम देखते हैं। और फिर यहाँ भी हम इस सेशन के अंदर भी 5 मिनट निकाल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में या लास्ट में देखते हैं। चलिए, तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।